ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਟਾਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ के? आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, खास करके जिस तरह की राजनीति इस देश में हुई पिछले 10 सालों में। एक जो प्रोग्रेसिव विजन था, जो हमारे देश के नीति निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने सोचा था, प्रोग्रेसिव विजन लेके, जो पिछले प्रधानमंत्रियों ने सोचा था इस देश के लिए, देश की को 21वीं सदी में लेके जाना, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं विजन जो है वो डीरेल हो गया। और उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो ये कि बेरोजगारी जो है इस देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई। उसमें जो है कुछ नेचुरल रीजंस भी हुआ, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी रही। वो सरकार की नीतियों को देखें, अर्थव्यवस्था की नीतियों को देखें, उसकी वजह से हो, या फिर दूरदृष्टि का अभाव है उसकी वजह से हुआ। तो मुझे जो सबसे बड़ी चिंता और चुनौती इस देश के सामने लगती है वो ये कि जो देश का युवा है वो कैसे, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उस काम को इस देश का युवा करे। वो अगर सरकार की जिम्मेवारी है कि वो सालाना 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न करे, 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करे, तो कैसे इस देश के युवा जो हैं, अगर वो 1 लाख युवा अगर साल भर में 10 नौकरियां उत्पन्न करते हैं तो 10 लाख रोजगार होता है, और 100 नौकरियां उत्पन्न करते हैं तो 1 करोड़ रोजगार होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो कम होती जा रही है डे बाय डे। अब सोशल मीडिया के ऊपर ही इंटरेक्शन होती है। सो जहाँ सर कांग्रेस ने अभी बहुत सारे इलेक्शन फेस करे हैं और बहुत सारी पोजीशन स्टेट्स में देख रहे हैं लगातार हार होते जा रही है। आइडियोलॉजिकली बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क दिख नहीं रहा। पहले ज़माने में कुछ सोशलिज्म का फैक्टर हुआ करता था, अब फ्री की रेवड़ियाँ बाँटने का कल्चर चल पड़ा है। तो इसको कैसे कांग्रेस आने वाले समय में टैकल कर रही है? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और आरोप लगाया है बड़ा गंभीर सा कि आइडियोलॉजी का फ़र्क नहीं रहा। मैं असहमत हूँ आपकी बात से रिस्पेक्टफुली, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर इमरजेंसी के काल को हटा दें, जिसकी की गलती प्रधानमंत्री ने खुद माना और बाद की सरकारों ने और हमारे नेताओं ने अभी वर्तमान में भी कहते हैं कि वो दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। कुंदा जी ने खुद उसको बुरा अनुभव कहा उसको, क्या इट कुड शुड हैव बीन अवॉइडेड। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि अगर 10 साल के विरोधी शासन के बावजूद देश की संस्थाएं अगर स्वतंत्र रूप से काम टू एन एक्सटेंट अगर काम कर रही हैं, तो उसकी नींव डली, जो नींव डली 1947 के बाद 1951 में जब पहली सरकार बनी, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन हो, सुभाष चंद्र बोस का विजन हो, नेहरू का विजन हो, प्रधानमंत्री काल का उनका योगदान हो, तो वो संस्थाएं उनको पोषित किया, हमारे प्रधानमंत्रियों ने किया, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने किया। और मनमोहन सिंह के काल तक किसी प्रधानमंत्री ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर नहीं होने दिया, पुष्ट किया। और जो खास करके 10 साल यूपीए का काल है वो जनता की ताकत को समर्पित काल था। जितनी योजनाएं थी, जो कहते हैं कि वो मनरेगा हो, वो भोजन का अधिकार हो, राइट टू फूड हो, काम का अधिकार हो, मनरेगा हो, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो, तो ये सारे लेजिस्लेशन जो है, राइट बेस्ड पैराडाइम जो कहते हैं इनको, वो था कि हम लोकतंत्र को अगले सोपान पर लेके जा रहे थे, जहां की जनता को यह अधिकार था पूछने का कि आपको हमने 100 रुपए दिए, आप मुझे बताएं कि उस 100 रुपए को आपने कैसे खर्च किया। और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2014 के बाद इस देश में ऐसी सरकार बनी जिसने ये कहा कि आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है कि सरकार कैसे खर्च करती है। वो डिस्करेज करती है, उस जानकारी को छुपाना चाहती है। प्रधानमंत्री के पास जो पैसे आते हैं पीएम केयर फंड्स में, सर प्रधानमंत्री नहीं बताना चाहते कि उस पैसे का वो क्या करते हैं। क्या वो कपड़े सिलवा लेते हैं? क्या वो दवाइयों में दे देते हैं? क्या वो उससे छुट्टियां मनाने जाते हैं? क्या उससे जहाज खरीद लेते हैं? आप और हम पास जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जानकारी देना नहीं चाहते। तो हमारा संस्थाओं में, संविधान में, मौलिक अधिकार में, संविधान का जो प्रस्तावना है
उसमें हमारा विश्वास है। हमने उसको हमेशा मजबूत करने का कोशिश किया और आज भी जो हमारी लड़ाई है, आज भी जो हमारा तवज्जो है वो ये है कि हम कैसे संविधान सम्मत समाज बना सकें, कैसे संविधान सम्मत लोकतंत्र बना सकें, कैसे हम उन स्तंभों को मजबूत कर सकें, कैसे हम उस सरकार से जो कि मनमाना करने पर उतारू है उसको हम रोक सकें। सर, आपके नेता राहुल गांधी अगर कहें, उन्होंने एक यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, उससे काफी सीटें कांग्रेस की बढ़ी हैं, कद कांग्रेस का काफी बड़ा है, लेकिन बाकी लीडर उस पैरामीटर पे कितना काम कर रहे हैं, कैसे अपने अपने राज्य में काम कर रहे हैं, उसके लिए अभी भी कुछ शायद और करना बाकी है। कैसे देखते हैं इस सारे से? मैं आपको याद दिलाऊं, आपने सही फरमाया कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा और दोनों यात्राओं में, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, दोनों से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जिन जिन जिलों से, जिन जिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से हम वो यात्रा निकली, वहाँ लोकसभा में हमने बेहतर प्रदर्शन किया। कई जगहों पे हमारी सरकार बनी, मसलन कर्नाटक और तेलंगाना में। उसके बाद हमने कई सीटें जीती ऐसी जगहों पर जहाँ की बिल्कुल अनरेस्ट था, खास करके नागालैंड और मणिपुर जैसी जगह पे। तो राहुल गांधी की यात्रा का बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ तक बात है कि जो हमारे राज्यों के नेता हैं या जो दूसरे नेता हैं, उनका जो है वो लिमिटेड अपील है। जो सर्वमान्य नेता है कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा, वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन सब की सबसे ज़्यादा मांग होती है। युवा नेताओं में भी नए लोग हैं, लेकिन कोई तुलना नहीं है। तो जो जहाँ है वो अपने जिम्मेवारी के हिसाब से, अपेक्षा के हिसाब से प्रयास करने की कोशिश करता है। मैं नहीं कहता कि भरपूर है, हमेशा गुंजाइश है और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ तो ये बात है, इसके साथ दूसरी बात ये भी है कि इस समस्या का कारण ये नहीं है, सिर्फ यही नहीं है। इस समस्या का उससे भी बड़ा कारण है कि चुनाव जिस तरह से कराया जा रहा है वो जो है वो वांछित तरीके से नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन्हें चुनाव कराना है, या पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य सरकार के अधिकारी हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनसे अपेक्षा है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। निष्पक्ष चुनाव कराने का मतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों सवाल पूछ रहे हैं कि 2019 से 2024 के बीच में एक राज्य में 40 लाख वोट बढ़ जाता है, बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और वहीं महाराष्ट्र, उसी राज्य में, महाराष्ट्र में मई में चुनाव हुआ और फिर उसके बाद अक्टूबर में चुनाव होता है, नवंबर में चुनाव होता है, फिर से 40 लाख वोट बढ़ जाता है। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं है कि उसको वो बताए कि कैसे हुआ ये? क्या दाल में काला नहीं है? क्या संदेह नहीं है? कई लोग जो हैं वो बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनका वोट, आप अगर आपका बूथ नंबर 1 में आपका वोट है, आप उस दिन देने गए तो आपको पता लगा कि आपके बूथ को 3 नंबर में बदल दिया गया, आपके नाम को। और ऐसा जो है चिन्हित करके लोगों को, अगर फैमिलीज को आइडेंटिफाइड हैं तो उनका नाम काटा जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है, चुनाव का लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक क्वेश्चन रखा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खास करके चुनाव आयोग, उसके ऊपर जरूर कांग्रेस जो है वो चिंतित है। सर, मैं लास्ट में चाहूँगा कि अपने वोटर्स को, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, उनके लिए आप क्या देना चाहोगे ताकि कांग्रेस फिर से रिवाइव हो सके? मैं पिछले सवाल के अंत में जो आखिर में बात कहना चाहता था उसको वो संदेश के रूप में कहता हूँ उस बात को कि चुनौती है और बड़ी चुनौती है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। चतुर्थ स्तंभ जिसकी जिम्मेवारी थी कि सच को जनता तक पहुंचाए, वो सरकार के अंकुश में है। उद्योगपतियों के मार्फत वो सरकार के अंकुश में है। जो पैसा चुनाव के लिए जो अनुदान आता था व्यवसायियों से, उसके ऊपर सरकार ने अंकुश लगाया है, सत्ताधारी दल ने अंकुश लगाया है। क्योंकि अगर पर्सन ए कांग्रेस पार्टी को 10 रुपये देना चाहता है और अगर वो 10 रुपये देता हुआ सरकार को मालूम चल गया तो उसके ऊपर रेड हो जाता है, इनकम टैक्स का रेड होता है, ईडी का रेड हो जाता है, पूछताछ होती है। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है। भारत का लोकतंत्र कभी इस भाव से नहीं बनाया गया था। भारत का लोकतंत्र इस भाव से बनाया गया था कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सरकार चुने,
अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से अपना वोट डालें। आज क्या है, जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष को अपना शत्रु समझता है, उसको वह एंटी नेशनल समझता है, उसके पास वह उस चुनाव के समय उसके खाते को बंद करवा देता है, उसके ऊपर जुर्माना लगाता है। सबका प्रयास ये होता है कि कहीं ना कहीं वो उलझ जाए और चुनाव में बराबरी से लड़ ना पाए। ये घातक है लोकतंत्र के लिए। जो संस्थाएं हैं देश की, उनको पूरी तरह से काम करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उनकी जिम्मेवारी है ये, वो सरकार में है, उनकी नौकरी में है, जो जहाँ है वो अपनी तरफ से वो निष्पक्षता सा रोल अदा करें और जनता को तय करने दें कि कौन सी सरकार आनी है, कौन सी सरकार वो चाहते हैं, किस नेता को चाहते हैं, ना कि सत्ताधारी दल को। तो ये लड़ाई हमें लड़नी होगी, ये लड़ाई हमें जनता के साथ लड़नी होगी। हमारे कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना होगा और ये संदेश उन्हें समझाना होगा कि अगर देश रसातल की तरफ जा रहा है, देश अगर अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, देश अगर बेरोजगारी महंगाई की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं, पर उससे ज़्यादा जिम्मेवार वो लोग हैं जो वोट देकर उनको चुनाव के बाद चुनाव दर चुनाव चुनते जाते हैं। इसे रोकना होगा, करेक्शंस करना होगा, आत्ममंथन करना होगा, विचार करना होगा, घर में विचार करना होगा, पड़ोस में विचार करना होगा, समाज में एक क्रांति लानी होगी, जागरूकता फैलानी होगी और लोकतंत्र को बचाना होगा। यही मेरा संदेश है। सो इस पॉजिटिव नोट के साथ कि लोगों को आत्म मंथन करना होगा, लोगों को एक दूसरे से बात करनी होगी ताकि जो संस्थाएं जो है कैसे उनको बचाया जा सके, संवैधानिक संस्थाएं चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष काम करे और लोगों को किन किन मुद्दों के ऊपर वोट करनी है, कैसे कांग्रेस के साथ जुड़ना है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आपने हमसे बात की। आशा करते हैं कि दर्शक हमारी इस बात को पसंद करेंगे और कांग्रेस का और ज़्यादा प्रसार होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।